अंडरस्टैंडिंग इन्वेंट्री, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर है नोइंग फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डूइंग फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाउ टू परफॉर्म अ स्टॉक काउंट, हाउ टू मेंटेन प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स नोइंग, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। सबसे पहले व्हाट एंड हाउ मच स्टॉक यू हैव, आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है उसके आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके इल्म के अंदर होना चाहिए कि किस आइटम का कितना आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, कितनी क्वांटिटी मौजूद है, तो जाके जब आप ऑर्डर दें तो उसको एडजस्ट करके उसको माइनस करके दें, वरना डुप्लीकेशन हो जाएगी, स्टॉक आप ज्यादा मंगा देंगे। When to order for fresh supplies, आपका रीऑर्डर लेवल क्या है, फ्रेश सप्लाईज आपको कब मंगानी है। जनरली हम फ्रेश सप्लाईज इस तरह से मंगाते हैं, रीऑर्डर लेवल जिसे कहते हैं, कि जब हमारे पास लीड टाइम क्वांटिटी हो जाए। लीड टाइम क्या होता है कि टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स, एक ऑर्डर देने और करने के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम लीड टाइम कहते हैं, ठीक है ना। अगर 5 दिन के अंदर एक ऑर्डर देते हैं और 5 दिन के अंदर आता है तो फिर 5 दिन के अंदर का उसका लीड टाइम हो गया। अब अगर हम उसके अंदर देखें, अगर एक दिन में 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है लीड टाइम क्वांटिटी 500 यूनिट हो गई। जब हमारे पास 500 यूनिट्स हो जाएंगे तो हम ऑर्डर दे देंगे, ऑर्डर हम प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। इसमें हमने बफर रिजर्व स्टॉक की बात नहीं की, वो आगे चल के मैं वो भी आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। So what and how much has been ordered, कितना क्या चीज ऑर्डर की है और कितनी ऑर्डर की है वो हमें इसका इल्म होना चाहिए। When it was order, और कब ऑर्डर दिया, हमारे पास बाकायदा ऑर्डर का परचेज ऑर्डर की एक बाकायदा बुक बनाई जाती है और परचेज ऑर्डर का रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि किस चीज का कब ऑर्डर दिया गया और कितने दिन में आना है ताकि हम उसे फॉलो कर सकें। Where all supplies are stored, जितनी भी सप्लाईज हैं, जितने भी स्टोर के आइटम्स हैं, जितनी भी इन्वेंटरीज हैं वो कहाँ स्टोर की है। बाज़ दफा हम क्या करते हैं, जो मेन वेयर हाउस है उसके अंदर कुछ चीजें स्टोर होती हैं, बड़े मटेरियल वगैरह, स्टोर के अंदर जो है मुख्तलिफ चीजें स्टोर करते हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ चीजें हम मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पे हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपनी स्पेस के हिसाब से मुख्तलिफ जगह पे स्टोर करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज को कहाँ स्टोर किया। When and how much fresh stock was received and by whom, जो फ्रेश कंसाइनमेंट आई है, फ्रेश स्टॉक आया है, वो कब आया है, लास्ट कब आया था और किसने रिसीव किया था। रिसीव करने वाले की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसने जो चीज रिसीव की है तो वो उसके रिकॉर्ड के अंदर वो आ जाता है। और रिसीव करने का मतलब जो है वो क्वांटिटी की भी बात है और इसके अंदर क्वालिटी की भी बात है कि क्वालिटी जो है वो सही थी या नहीं थी। जिसने रिसीव की है उसके सिग्नेचर होंगे रिसीविंग रिपोर्ट के ऊपर और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर होंगे, जिससे होगा कि क्वांटिटी को भी वो सर्टिफाई कर रहा है और उसकी क्वालिटी को भी सर्टिफाई कर रहा है। उसके बाद ये जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है इसमें क्या काम करते हैं, एक तो हम स्टॉक काउंट करते हैं, स्टॉक काउंट पे भी थोड़ी सी हम बात मजीद इंशाल्लाह करेंगे। फिर मेंटेनिंग प्रॉपर इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, इसका इन्वेंटरी का रिकॉर्ड्स हम प्रॉपर बनाते हैं। हमारे पास रजिस्टर या मैनुअल हम काम कर रहे हैं या हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो जहां पे भी हम काम कर रहे हैं हम उसको उस पे इन्वेंट्री पे को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आ जाता है डिटरमिन व्हेन टू रीऑर्डर, कब हम ऑर्डर देंगे और कितने ऑर्डर देंगे, हाउ मच टू रीऑर्डर, कितनी क्वांटिटी मंगाएंगे और कब मंगाएंगे। कब मतलब क्या है, जैसे लीड टाइम मैंने बताया कि 5 दिन है और एक दिन में 100 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, तो 500 यूनिट जब हमारे पास रह जाएंगे तो मंगा लेंगे ताकि जब तक माल आएगा तब तक ये 500 यूनिट इस्तेमाल हो जाएंगे और फिर हमारे पास ये माल खत्म होने पे नई कंसाइनमेंट आ जाएगी, ठीक है। इससे अगर हम इसी के साथ में थोड़ा सा आपको बफर स्टॉक भी बता दूं तो आगे भी इस पे इंशाल्लाह बात होगी। तो बफर स्टॉक बेसिकली क्या है, रिजर्व स्टॉक है। रिजर्व कितना, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर एक रिजर्व आ जाती है ना मोटरसाइकिल, तो उसके अंदर होता है कि आप पेट्रोल डलवा लो,
तो कुछ हम इसके अंदर जो रीऑर्डर लेवल है हमारा, जो हमारे पास क्वांटिटी लीड टाइम क्वांटिटी है, उससे फालतू भी बाल दफा हम क्वांटिटी रख लेते हैं। वो किस तरह से रखते हैं उसको हम अपने तजुर्बे से करते हैं। हमने कहा कि हमें 5 दिन में सामान आता है, हमारा माल ये आइटम 5 दिन में आता है, हर आइटम के लिए अलग अलग रीऑर्डर लेवल होगा। ये आइटम हमारा 5 दिन में आता है और एक दिन में 100 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, तो 500 पे हमने इस्तेमाल करी। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कभी कभी जो है ये 7 दिन बाद भी आया है। इसका मतलब है कि 2 दिन की एडिशनल क्वांटिटी हम रख लें, 7 दिन में भी आया है तो हम इसकी कंडीशनल क्वांटिटी रख लें 7 दिन की, यानी 200 यूनिट्स और मंगा लें। तो जब 700 यूनिट्स हो जाएंगे तो हम मंगा लेंगे। अब हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमने जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज नॉर्मली हम 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम जो है वो 120 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है 20 यूनिट का एडिशनल बफर 7 दिन का, तो 140 यूनिट्स ये कर दें, तो 200 वो और 140 ये, तो हम ये 340 यूनिट का बफर बना लेंगे कि ये हम अपना एक कुशन रख लेंगे, ताकि अगर कभी देर सवेर हो या कभी ज्यादा इस्तेमाल हो तो हमारी प्रोडक्शन सफर नहीं करे। प्रोडक्शन सफर करना जो है वो इंतहाई नुकसानदेह है। इसके अंदर जो है अगर हमारी प्रोडक्शन सफर करती है तो क्या होता है, मशीनें बंद होंगी, लेबर हमारी आइडल होगी, हमारी कैपेसिटी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगी। इसके अलावा वक्त पे हम अपने कस्टमर्स को माल नहीं दे सकेंगे, हमारी गुडविल अफेक्ट होगी, हमारे कस्टमर दूसरी जगह चले जाएंगे, मे भी इमरजेंसी में हम घटिया और सस्ता माल लेके इस्तेमाल करें, तो माल का ना होना जो है वो भी नुकसानदेह, सेल्स नहीं हो सकेगी तो माल का ना होना भी नुकसानदेह हमारे पास। और इसी तरह से दूसरी इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो एक्सेसिव इन्वेंट्री की है। अगर हमें फर्ज कीजिए कि 1000 यूनिट किसी चीज के चाहिए और हम वो 1500 यूनिट रख के चल रहे हैं, तो इसका मतलब है 500 एडिशनल चल गए, तो इसके ऊपर कैपिटल कॉस्ट भी आ गई ना। इन 500 यूनिट्स की वर्किंग कैपिटल हो गया, इसकी कॉस्ट आ गई, उस कॉस्ट के ऊपर मार्कअप या हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई कि अगर हमने बैंक को मार्कअप नहीं देना तो भी हम ये पैसे कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे। फिर इसके ऊपर जो है बंदे भी हमें ज्यादा रखने पड़ेंगे, हमें इंश्योरेंस भी रखनी पड़ेगी, स्पेस बढ़ानी पड़ेगी, हमें उसका डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, या रेंट पर है तो रेंट बढ़ जाएगा। तो ये फालतू अखराजात हैं। अगर फालतू माल रखेंगे तो भी अखराजात हैं, अगर माल शॉर्ट होगा तो भी अखराजात हैं। देन प्लेसिंग ऑर्डर प्रॉपरली, प्रॉपर रिकॉर्ड के अंदर ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बाकायदा उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है परचेज ऑर्डर के नाम से, जिसका सीरियल नंबर होता है, डेट होता है, उसके अंदर आइटम की पूरी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होती है और उसकी क्वांटिटी होती है, और कब तक हमें मिलना है हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि कब तक उसने देना है, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो कि जी मैं तो समझा था अगले हफ्ते देना है और आप तो कह रहे हैं कि हफ्ते वाले दिन देना है या एक हफ्ते बाद देना है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि उसके अंदर अगर हम जब जबानी बात करते हैं तो हो सकता है कि हम उसको डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर्स में बता रहे हैं और वो इंच में समझ रहे हो, या हम इंच में बता रहे हैं वो सेंटीमीटर में समझ रहे हो। तो इसकी वजह से जब रिटर्न होता है तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमेशा जो है वो हमारा परचेज ऑर्डर प्रॉपर बनना चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्टिंग डिलीवरी ऑफ न्यू ऑर्डर्स, जब नया माल आएगा तो उसको किसी ना किसी को इंस्पेक्ट करना है। बात चीजें ऐसी हैं कि जो बंदा रिसीव कर रहा है या गेट के ऊपर अगर इन्वर्ट का हमारा कोई सिस्टम है तो वहां पर वो उसकी क्वालिटी को वेरीफाई कर सकता है या स्टोर वाला वेरीफाई कर सकता है। बास की जो है डिपार्टमेंटल हेड या मैनेजर से करानी पड़ती है, डिपार्टमेंट के जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं उनसे करानी पड़ती है, बास की इंजीनियर से करानी पड़ती है। और बास चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको हमें लेबोरेटरी से टेस्ट कराना पड़ता है, चेक कराना पड़ता है, जैसे डाइज हैं या केमिकल्स हैं। डाइज केमिकल्स जो हैं या एसिड्स हैं, जब तक ये लैब से टेस्ट नहीं होंगे हम इसे कह नहीं सकते कि ये सही है या नहीं। तो जब भी डाइस केमिकल्स की या एसिड्स की कोई कंसाइनमेंट आती है तो हम उस पे क्या करते हैं, येलो स्टिकर लगा देते हैं। येलो का मतलब है कि अभी ये चेक नहीं हुआ। उसके बाद हम उसको लैब के अंदर भेजेंगे, वो उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। अगर वो ठीक है तो उस पर ग्रीन स्टिकर होगा कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो ठीक नहीं है
उसकी कंसंट्रेशन, उसकी बोमें ठीक नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके ऊपर रेड स्टिकर लेबोरेटरी वाला लगा देगा। इसका मतलब है इसे इस्तेमाल नहीं करना, ये वापस जाएगा। अगर गलती से ये कोई केन या ड्रम गलती से अगर डिपार्टमेंट में चला जाता है और उस पर रेड स्टिकर होगा, तो उसे नजर आ जाएगा कि भाई रेड स्टिकर है, ये गलती से आ गया है, इसे नहीं खोलना है, इसे इस्तेमाल नहीं करना, ये वापस जाएगा। तो वो स्टोर में भेजेगा और स्टोर वाला उसको वापस उसको सप्लायर को भेजेगा और वहां से वो रिप्लेस होगा, और रिप्लेस होने के बाद दोबारा चेक होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी क्वालिटी जो है हमारे लेबोरेटरी वेरीफाई करती है। देन एंश्योरिंग प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को प्रॉपरली स्टोर करना है, प्रॉपर तरीके से रखना है। बहुत सारी चीजें जो है, हम कुछ खुले आइटम्स जो है, कुछ ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम नहीं करती, हम उनको ओपन के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं। जैसे मेटल वगैरह की कुछ चीजें होती हैं जो उसको कर लेते हैं अगर हमारे पास स्टोर में स्पेस नहीं होती। लेकिन बाकी चीजें हम स्टोर के अंदर उसको स्टोर करते हैं, और बाकायदा उसको जो है, जो बड़ी चीजें हैं उसको जमीन के ऊपर फ्लोर पे करते हैं, जो छोटी चीजें हैं उसको हम शेल्फ के अंदर या कबर्ड के अंदर, जो महंगी चीजें, उसको लॉक एंड की रखते हैं, तो ताकि हमारी चीजों पे कंट्रोल हो। और जिस तरह की उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, बाज चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके लिए एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है, बाज के लिए नॉर्मल उसके लिए टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, बाज के लिए सनलाइट नुकसानदेह, तो सनलाइट से हमें उसे बचाना होता है। और दूसरा ये कि वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए हमारे स्टोर के अंदर, उसमें प्रॉपर वॉकवे होने चाहिए, चलने का रास्ता होना चाहिए, और इस तरह से हमें काम करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं स्टॉक काउंट कैसे करते हैं। है क्या ये फिजिकली काउंटिंग ईच एंड आइटम इन द इन्वेंटरी? फिजिकली हम चीजों को काउंट करते हैं, हमारे पास रजिस्टर है या कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड है, वहां पे तो एंट्रीज आ रही है रोजाना की, उसके अंदर प्लस माइनस सारा कुछ आ रहा है। लेकिन उसके अंदर बाज दफा ये होगा कि कोई चीज उसके अंदर हमारी जो है वो गलत हमने इशू कर दी। हमें फर्ज कीजिए कि A74 का बेल्ट यूज करना इशू करना था, हमने B74 में एंट्री कर दी A74, तो हमारी ये गलती हो गई, तो एक रिकॉर्ड कम हो रहा होगा, एक बढ़ रहा होगा। इसी तरह से बॉल बेरिंग का 1 नंबर का इशू करना था हमने, और एंट्री उसकी किसी दूसरे नंबर के अंदर इशू कर दी, तो वहां पर क्या होगा कि एक चीज कम हो रही है तो एक चीज बढ़ रही है। तो इसलिए हर महीने हमें इसको फिजिकली काउंट करना होगा या वजन करना होगा, उसे चेक करना होगा, और उसके बाद अपने रिकॉर्ड को इस फिजिकल के हिसाब से करना होगा, और जो चीजें मिसिंग है उसको हमें टेस्ट करना होगा और उसको अपने रिकॉर्ड को एडजस्ट करना होगा। और ये कब करना होता है? इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रिकमेंडेड, इसे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में हमें कर देना। जनरली हम आसानी के लिए क्या करते हैं, महीने की आखिरी तारीख के अंदर वो कर लेते हैं, उसका फिजिकल वो कर लेते हैं, ताकि पहली को हमारा रिकॉर्ड ठीक हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हमारे उसके अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर ज्यादा आइटम है, उसमें से हम देखते हैं कि जो अहम इम्पोर्टेंट है या जिसमें डिफरेंस आ सकता है या जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको हम क्या करते हैं, महीने के आखिर के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि चूंकि ज्यादा आइटम है तो महीने के आखिर में करेंगे, तो 2-3 दिन तक हमारे वर्किंग और फैक्ट्री बंद रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि रेगुलर हम फिजिकल काउंट करते रहते हैं। उसके लिए रेगुलर स्टाफ रखा होता है जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आइटम्स चेक करता रहता है। अब आ जाते हैं, ये कौन करेगा, हु डज इट? सो अ डेजिग्नेटेड पर्सन, जिसको मैनेजमेंट कहेगी। ये रिकॉर्ड जो है वो फिजिकल स्टॉक जो है वो स्टोर वाला नहीं चेक करेगा, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए नहीं कि वो चोरी कर सकता है या कुछ वो कर सकता है, लेकिन इस वजह से कि फर्क आएगा, तो वो उसको, अगर कोई फर्क आएगा तो उसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा और उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर लेगा, या डिपार्टमेंट से इशू वाउचर एक और लेके और किसी इशू वाउचर में एंट्री करके वो कर लेगा। नहीं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों फर्क आया है, हमारी गलती थी, हमने क्या किया था।
तो हम उसकी करेक्शन करें। तो इसके लिए हमेशा जो है स्टोर से हट के स्टाफ को डेजिग्नेट किया जाता है। जनरली हम इसके अंदर जो फाइनेंस वाले होते हैं उनको हम लगा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चीजों को समझ भी जाते हैं और अगर जरूरत होती है तो हम स्टोर का स्टाफ या उस स्टोर के जो वर्कर्स होते हैं उनको दे देते हैं, वो जरा चीजों को समझते हैं। या कोई चीज समझ नहीं आएगी तो वो स्टोर वाले से पूछ लेगा, लेकिन जब रेगुलर वो ये काम करेगा तो उसको समझ आ जाएगी। तो स्टाफ से जनरली फाइनेंस के स्टाफ से करते हैं। तो ऑल स्टॉक्स मस्ट बी अकाउंटेड फॉर, जैसे मैंने बताया कि सबको अकाउंट फॉर करना है। एवरीथिंग दैट कम्स इन एंड गोज आउट मस्ट बी रिकॉर्डेड। जो भी चीजें आ रही हैं, आते वक्त भी उसकी एंट्री होगी, जब वो चीज जाएगी तो भी उसकी एंट्री होगी। सो प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड कैसे बनते हैं? एक तो स्टॉक कार्ड्स बनाते हैं, ये इससे हटकर है। जो हम फिजिकल रजिस्टर रख रहे हैं या कंप्यूटर का रजिस्टर रख रहे हैं, इससे हटकर एक स्टॉक कार्ड्स होते हैं जिसको हम बिन कार्ड्स कहते हैं। ये थोड़े से हैवी वेट, जरा भारी गत्ते के कार्ड्स होते हैं, और इसके ऊपर जो है हम उसके ऊपर जो भी चीजें आती हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं उसके, और जिस जगह वो पड़ी होती है, वो सामान पड़ा होता है, किसी बिन के अंदर है या जमीन पर है, तो वहां पर वो कार्ड लगा देते हैं। उससे आसानी ये होती है कि हम जो चीज भी जहां से उठाएंगे उसकी वहां एंट्री कर देंगे, तो उसमें गलती का चांस नहीं होता। रजिस्टर या कंप्यूटर पे हम गलती कर सकते हैं। जैसे आपको बताया कि एक टाइप की बेल्ट या एक टाइप का बेरिंग इशू किया और हमने किसी और के अंदर रजिस्टर में एंट्री कर दी, लेकिन फिजिकली वो नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह से वो बेरिंग या जिस जगह से वो बेल्ट उठाई है, उसी जगह के ऊपर वो बिन कार्ड पड़ा हुआ है जिसमें हमने एंट्री कर दी, तो इसमें गलती का चांस नहीं होगा। अब इसके बाद स्टॉक बुक्स या कंप्यूटर, हम इसका रजिस्टर मेंटेन करते हैं मैनुअल या कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर कंटेन लिस्टिंग ऑफ ऑल आइटम्स इन द स्टोर वेयर हाउस, जिसमें सारे आइटम्स स्टोर के, चाहे वो 10,000 अकाउंट्स बने हुए हैं, हर चीज का उसके अंदर रिकॉर्ड। अपडेट मंथली आफ्टर फिजिकल काउंट, हम डेली बेसिस के ऊपर जब भी इशू करेंगे, एक दिन में 10 दफा इशू करेंगे तो 10 दफा एंट्री करेंगे। जिस वक्त इशू करेंगे हम उसकी उसी वक्त एंट्री कर देंगे, और उसके बाद महीने के आखिर के अंदर हम फिजिकल देखेंगे और इसको फिर हम अपने रिकॉर्ड को एडजस्ट कर देंगे। जो प्लस माइनस करना होगा एडजस्ट कर देंगे। तो पहली तारीख को हमारा जो फिजिकल बैलेंस है वही हमारे रजिस्टर के अंदर और वही हमारे कंप्यूटर में होगा। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टॉक कार्ड्स, इसको टैली करने के लिए जो हमारा स्टॉक कार्ड, जो बिन कार्ड्स मैंने बताया था, उसके साथ हम उसको रिकंसाइल करेंगे, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसकी करेक्शन की जा सके। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस क्या हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट के। सबसे पहला तो है टू मीट एंटिसिपेटेड डिमांड। हमारी जो डिमांड है किसी भी आइटम की, जो एक पीरियड के अंदर, एक महीने में या जिस पीरियड के लिए हम परचेज कर रहे हैं, उस पीरियड की जो हमारी प्रोडक्शन के लिए डिमांड है, उसके लिए हमें क्वांटिटी को मंगाना है। ठीक है ना? सो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट स्मूथ होगी, प्रोडक्शन हमारी स्मूथ चलेगी। एज बफर एक कुशन रखते हैं ना, यानी जो लीड टाइम क्वांटिटी है वो हमारा एक कुशन है, हम वो रखते हैं। अवॉइड स्टॉक आउट, स्टॉक आउट को अवॉइड करते हैं, जिसकी मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टॉक आउट अगर माल हमारे पास नहीं हो तो उसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल आते हैं या क्या कॉस्ट हमारी पड़ती है। और एडवांटेज ऑफ ऑर्डर साइकिल, बाज़ दफा क्या होता है कि हमें एक ऑर्डर क्वांटिटी की मिल रही होती है जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है, या हम प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं, तो हम उसको एक ऑर्डर साइकिल के हिसाब से कि इतने दिन बाद इतनी क्वांटिटी हमें आ जानी चाहिए। उसके बाद हेज अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज, हमारी चीजों की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, बहुत सारी चीजों की बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है हमारा, तो हमारी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, या सीजन के हिसाब से सीजन में सस्ती होती हैं और ऑफ सीजन में महंगी हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको कवर करने के लिए, इस नुकसान को, हम चीजों को परचेज करके रखते हैं। देन फॉर पाइपलाइन इन्वेंट्री, जो हमारे पास पाइपलाइन में इन्वेंट्रीज हैं, जो हमने ऑर्डर दिया हुआ है और इन ट्रांजिट है, जो अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है किसी भी स्टेज पे, उसे भी हम कंसीडर करेंगे, ताकि जब ऑर्डर देने लगे
तो हम उसको उतनी क्वांटिटी को माइनस करके हम ऑर्डर दें कि ये हमारे पास मौजूद है, तो इतनी क्वांटिटी हमारे को आनी है, इसको भी हम माइनस करके बाकी का हम ऑर्डर प्लेस करें। देन फिजिकल स्टॉक टेकिंग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो फिजिकल स्टॉक टेकिंग है।